तो सीएचएफ में इतना समझने के बाद अगर आप सीएचएफ के ड्रग्स फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम सीएचएफ को किस तरीके से ठीक करते हैं, इसलिए सबको पढ़ना जरूरी था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंटी सीएचएफ ड्रग्स फार्माकोलॉजी के बारे में। हम केवल ड्रग्स को क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम उसके फार्माकोलॉजी को नहीं समझेंगे, हम बेसिकली पहले समझेंगे सीएचएफ के बारे में। सीएचएफ है क्या, क्या इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, क्या इसके थेरेपेटिक एरिया हैं, क्या थेरेपेटिक गोल्स होंगे। फिर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उन ड्रग्स के जो मोड ऑफ एक्शंस होते हैं बेसिकली वो हम समझने वाले हैं। फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बात करेंगे। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक हमारे सीवीएस फार्माकोलॉजी के अंडर पे है। अगर आप फार्मेसी के हैं तो 5th सेमेस्टर में जो आपके फार्माकोलॉजी 2 है उसमें ये आते हैं। So if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check the description box below for the link। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो CHF जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, तो एक तरीके से ये हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? फेलियर ऑफ द हार्ट। अब हार्ट का क्या है? बेसिकली फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के जो भी फंक्शंस हैं वो एक तरीके से फेल हो जाते हैं। अब मेन फंक्शन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। तो मेनली CHF कंडीशन में या हार्ट फेलियर कंडीशन में जो मेन काम है आपके हार्ट का ब्लड को पंप करना, वो प्रॉपरली वे पे पंप नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये जो डिसीज है तुरंत होता नहीं है, ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव और क्रोनिक डिसीज है। बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई इसमें होते हैं। आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं, आपके हाइपरट्रोफी है, आपकी कार्डियोमायोपैथी है, आपके हाइपरटेंशन है, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जो CHF के रिस्क को इन्हेंस कर देते हैं। CHF पैथोफिजियोलॉजी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर मैं पूरा बात करूंगा तो 1 घंटे का लेक्चर और बढ़ जाएगा। तो उसको आप जरूर देखिए, लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो बेसिकली इस कंडीशन में, CHF कंडीशन में आपके जो मायोकार्डियोसाइट्स हैं, कार्डियोमायोसाइट्स हैं, आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। वो उन पे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वो वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से उनमें जो स्ट्रेंथ है, मसल्स के जो स्ट्रेंथ हैं वो वीक हो जाते हैं और वो प्रॉपरली फोर्सफुली इजेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है फोर्सफुली नहीं हो पाता है। नहीं होने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होगा, अल्टीमेटली आपके जो कार्डियक आउटपुट कम हो जाते हैं। तो उनको कंपनसेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली आपके जो मेन जो चैम्बर्स हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का है वो उसमें हाइपरट्रोफी क्रिएट होता है। उसका जो मस्कुलर मास है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आपके जो कैपेसिटी है ब्लड वॉल्यूम की वो कम हो जाती है, फिलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इंजेक्शन ऑफ ब्लड भी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और उसके वजह से ही धीरे धीरे जो प्रोग्रेशन है आपके डिसीज का वो आपको देखने को मिलता है। और ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होने की वजह से मेनली ये होते हैं। और ये क्यों होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस से हो गया, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन से हो गया, ये सबसे होता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक्स फीचर्स हैं। चलिए अब समझते हैं CHF को। CHF क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए मेडिकल कंडीशन occurs when the heart is unable to pump enough blood to the body that leads to the fluid congestion accumulation of the body organs। तो एक तरीके से मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि प्रोग्रेसिव क्रोनिक सीवियस डिसऑर्डर हैं, जिसमें हार्ट जो है एडोकेट अमाउंट पे ब्लड को पंप नहीं कर पाता और जिसकी वजह से जो ब्लड है, जो फ्लूइड्स हैं आपकी बॉडी में एक्युमुलेट होने लगते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कंजक्शन हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर लीड्स टू द कंजक्शन ऑफ फ्लूइड्स इन योर बॉडी। क्या इसके बेसिक सिम्टम्स होंगे वो देख लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जैसे कि CHF कंडीशंस में जो पहले आपके आते हैं ब्रेन के एरिया पे, आपकी डिजीनेस हैं, आपके फटीगनेस हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी आपके वीक हो जाता है, जो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है ना। उसके अलावा आपकी बात करें लंग्स की, तो लंग्स में बेसिकली जो फ्लूइड्स एक्युमुलेट होंगे जिसे बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। उसकी वजह से आपके जो ब्रीथ है प्रॉपर नहीं हो पाता, तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, ठीक है। उसके अलावा आपके हार्ट की बात करें तो हार्ट रीजन्स पे, चेस्ट एरिया पे जो है चेस्ट पेन है, आपके चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस है, पाल्पिटेशन है, मतलब आपके हार्ट रेट जो है डिसरेगुलेशन हो जाते हैं, अरिथमिया हो सकता है आपको, ठीक है। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है जब थोड़े से भी आप वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा
आपके जो स्टमक हैं उसमें एक तरीके से जो एपेटाइट है वो लॉस हो जाती हैं, लेकिन पूरी बॉडी में फ्लूइड भरने की वजह से ओवरऑल जो बॉडी मास है, ओवरऑल जो बॉडी वेट है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉडी फूलने लगती है और आपको पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, ये उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। चलिए अब आते हैं डायग्नोसिस को। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? जो उसकी जो भी मेडिकल हिस्ट्रीज हैं, आपके सिम्टम्स हैं, उसको देख के भी हम जान सकते हैं कि इनको हार्ट फेलियर कंडीशंस हो रही होगी। ठीक, सेकेंड है ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट में जो आपके सीबीसी है, उसके अलावा जो आपका बी टाइप नाइट्रेटिक पेप्टाइड्स BNP और एन टर्मिनल प्रो BNP हम टेस्ट करते हैं। अगर इनका लेवल बढ़ा होगा तो आपको एक तरीके से हार्ट फेलियर के चांसेस हैं। उसके अलावा जो इमेजिंग टेस्ट हैं, इकोकार्डियोग्राम है, ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, चेस्ट एक्सरे है, CT स्कैन्स हैं, MRIs हैं, वो हम करा सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट भी हम करते हैं। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब इसमें मेनली होता क्या है, कैसे हम ठीक करेंगे, व्हाट इज द थेरेपेटिक एरिया एंड थेरेपेटिक गोल? तो CHF कंडीशंस में बेसिकली क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं? फर्स्ट फीचर्स ये हैं कि CHF कंडीशंस में आपके कार्डियोमायोसाइट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं। तो मेन क्या है, आपके कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने की वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए आपके बॉडी के अंदर में हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो सेकंड सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे टेकीकार्डिया, टेकीअरिथमिया। लेकिन याद रखिए आपका हार्ट नॉर्मल नहीं है, वो वीक हो चुका है। तो हार्ट रेट बढ़ने की वजह से कार्डियक वर्कलोड भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगा, और प्रॉपर्ली आपको तो हार्ट तो वीक है ही, प्रॉपर्ली ब्लड तो मिल नहीं रहा है, तो वो और वीक होगा, है ना। और वीक होने की वजह से चेस्ट पेन वगैरह होते हैं, और उसकी वजह से फ्लूइड जो हैं, क्योंकि ब्लड पंप नहीं हो पाता है, तो जाहिर सी बात है वो लंग्स में जो आपके लंग्स से जो फिल्टर होते हैं ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आते हैं जब, या आर्टिया से वेंट्रिकल्स आते हैं, तो उसको ब्लॉक, उसको बंद करता है। तो आपके क्या होगा, आपके लंग्स में फ्लूइड्स वगैरह जमा होंगे। ठीक है, जो आपके जो वेन्स वगैरह हैं वो अगर हार्ट में लाते हैं ब्लड, तो वो तो पंप नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट तो फट जाएगा ना, अगर अब ब्लड आते रहेगा तो वो ब्लड जो है प्रॉपर्ली वो नहीं हो पाता, फिलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, तो उस वजह से जो है ब्लड्स आपके पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। तो उसकी वजह से आपको जो है इंक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड भी होगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीलोड? प्रीलोड मींस लोड ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल आफ्टर इन डायस्टोल वॉल्यूम। जब पूरे वेन से जब आपके ब्लड आते हैं आपके हार्ट में, हार्ट से फिर आर्टिया से राइट वेंट्रिकल, फिर आपके लंग्स से लेफ्ट आर्टिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जब लास्ट में फिल होता है आपके हार्ट में ब्लड, उसके बाद जो प्रेशर बनता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल पे, ठीक है, वो आपका एक तरीके से प्री लोड है, जिसमें इसमें बढ़ा होता है। अब आफ्टर लोड क्या है? ठीक, अब जो आर्टा है या आर्टरीज हैं उस पे रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं हाइपरटेंशन की वजह से, तो उस पे जो है जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है आपके हार्ट में, आपके वेंट्रिकल वॉल्स में, ताकि वो ब्लड को पंप कर सके, तो वो आर्टरिक प्रेशर जो होगा TRP और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा, उससे अधिक होगा, तभी ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा। तो उसे बोलते हैं आफ्टर लोड। आफ्टर लोड की तरह से एक मान चलिए TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से आपका आफ्टर लोड होता है। लोड on the left ventricular wall required to compensate the pressure of the aortic wall। ठीक है, चलिए फिर आते हैं पेरिफेरल एडिमा, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये उसके बेसिक सिम्टम्स हैं, आपके CHF के बेसिक फीचर्स हैं। अब इनको ही हम ठीक करने वाले हैं ड्रग्स के थ्रू। हम जो भी ड्रग ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो इन पैरामीटर्स को ही ध्यान में रख के ही करने वाले हैं। तो बेसिक थेरेप्यूटिक गोल्स क्या होगा? फर्स्ट, टू इम्प्रूव द कार्डियक परफॉर्मेंस, ताकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़े, कार्डियक आउटपुट बढ़े। सेकेंड, टू रिड्यूस द हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन डिमांड, कार्डियक वर्कलोड कम हो सके। एंड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ओवरलोड, आपकी बॉडी में जो वॉल्यूम जमा हुआ है उसको हम लोग कम कर सकें, फ्लूइड्स को बाहर निकाल सकें बॉडी से। एंड टू रिड्यूस द प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, जो भी आपके प्रीलोड है और आफ्टर लोड है, मतलब आपके जो वीनस प्रेशर है या आर्टेरियल प्रेशर है, उसको कम करें। ठीक, तो ये बेसिक्स गोल हैं और इसी के बेस पे ड्रग्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा ड्रग्स हैं हमारे इनोट्रोपिक ड्रग। व्हाट इज मीन द इनोट्रोपिक ड्रग? ऐसे ड्रग जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हार्ट में बढ़ाते हैं, ठीक है, या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएगा, फोर्स बढ़ाएगा एक तरीके से। इनोट्रोपिक ड्रग्स में 3 मेजर क्लास हैं। फर्स्ट हमारा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसमें आते हैं डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन और उआबेन। नेक्स्ट हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं, जिसमें आते हैं डोबुटामिन और डोपामिन, जो कि
ये आपके क्या हैं, ये बीटा 1 एगोनिस्ट हैं, बीटा 1 एगोनिस्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स, हार्ट और ये आपके वेसल्स में होते हैं। इसे बोलते हैं आइनोडायलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइनोडायलेटर, क्योंकि ये आइनोट्रोपिक ड्रग तो है ही, प्लस ये वेसोडायलेटर भी हैं। कैसे काम करेंगे हम आगे देखने वाले हैं। सॉरी, इसमें ये ड्रग नहीं है, इसमें ड्रग मैं मेंशन कर दूंगा। मेरे ख्याल से एमरिनोन और मिलरिनोन ड्रग हैं, 2 ड्रग हैं इस पे, एमरिनोन और मिलरिनोन। मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है, नोट्स वगैरह में। चलिए नेक्स्ट हमारा है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स जो है इसमें भी तीन मेजर क्लास हम यूज करते हैं, जैसे कि आपके हाई सेलिंग डायरेटिक्स जिसमें आपके फ्यूरोसेमाइड वगैरह आते हैं। नेक्स्ट हमारा है थायजाइड्स एंड थायजाइड्स लाइक्स डेरिवेटिव्स, जिसमें आपके हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स, बेंजथायजाइड्स, मेटोलाजोन और जिपामाइड, ये जो 2 ड्रग हैं ये हमारे थायजाइड्स हैं, और ये दो ड्रग हैं वो थायजाइड्स लाइक्स डायरेटिक्स हैं। उसके अलावा हम लोग एल्वेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट या पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में यूज कर सकते हैं, स्पाइनोलेक्टोन और एप्लेनॉन, ये सब 2 ड्रग हैं मेनली। ठीक, नेक्स्ट हमारा है RAS मॉड्यूलेटर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, तो ये हमारा है, इसमें आते हैं ACE इनहिबिटर्स, जिसमें इनोलप्रिल, केप्टोप्रिल, रमीप्रिल, लिसिनोप्रिल वगैरह आते हैं। उसके अलावा आते हैं ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें आते हैं लोसार्टन, ओल्मिसार्टन, टेलमिसार्टन, कांडिसार्टन वगैरह आते हैं। इनके डिटेल ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। आपके जो बेसिक्स इनके मोड ऑफ एक्शंस होंगे वो एंटी हाइपरटेंसिव क्लास में बात कर चुके हैं, उसके वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जाके उसको भी देखिए, है ना। क्योंकि जो सीवीएस के ड्रग्स है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कहीं ना कहीं ये यूज होते हैं, यही आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में यूज होने वाले हैं, जैसे डायरेटिक्स हैं, RAS मॉड्यूलेटर्स हैं, वेसोडायलेटर्स हैं, चाहे अल्फा 1 ब्लॉकर हो, तो सेम ड्रग्स ही यूज होते हैं सीवीएस के डिसीज में। ठीक, उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं इसमें वेसोडायलेटर्स, चाहे वो आपके विनोडायलेटर्स हों, मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि वेंस की डायलेट करें, जिसमें आते हैं नाइट्रेट्स की बात करें तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स, एस्कोर्बिक डाइनाइट्रेट्स, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स। जो नाइट्रेट्स की बात करें तो ये जो हैं आपके ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उससे आपके साइक्लिक GMP बढ़ेगा। साइक्लिक GMP बढ़ने की वजह से वेसल्स में जो हैं आपके मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज एंजाइम MLCP मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, और वो एक तरीके से रिलैक्सेंट इफेक्ट शो करता है। तो इस तरीके से ये वेसो रिलैक्सेंट इफेक्ट शो करेगा या वेसोडायलेटर शो करेगा, नाइट्रेट्स की बात करें। उसके अलावा आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, जिसमें आपके मेटोप्रोलोल, बिस्प्रोलोल, कार्बिडोल भी हैं। बीटा ब्लॉकर जो हैं ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों हो सकते हैं। ये बेसिकली जो आपके ओवरऑल कार्डियक वर्कलोड है या ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अदर्स जो हैं वो उसमें आपके आर्टियो डायलेटर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बात करें हाइड्लाजिन है, मिनॉक्सिडिल है, CCBs हैं, ये आपके आर्टियो डायलेटर्स हैं। और आर्टियो विनोडायलेटर्स भी होते हैं, ठीक है, दोनों को करते हैं। जैसे कि बात करें आपके बहुत सारे ड्रग्स हैं जो दोनों को करते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स ड्रग्स हैं आपके CHF एंटी CHF ड्रग्स हैं। ठीक, अब आते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन क्या होंगे। तो देखिए पहले डिजिटालिस बेसिकली पोटेशियम एटीपेज पंप हैं जो कि हार्ट में होते हैं, उसको ये इनहिबिट करते हैं। डिटेल्ड तो हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ना ही है, अभी शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो उसकी वजह से जो 2 मेन काम होता है, आपके हार्ट के अंदर पे जो है कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो कैल्शियम पाथवे के थ्रू जो भी आपके एक्टिविटी हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे कार्डियक परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक, उसके अलावा जो आपके डिक्रीज पोटेशियम आयन की वजह से जो आपको हाइपोकैलेमिया होगा उसकी वजह से हार्ट रेट कम होता है, तो ये नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। ये 2 थेरेपेटिक गोल थे, आप थेरेपेटिक गोल को अगर देखे होंगे ना अच्छे से, तो आपके जो इनोट्रोपिक ड्रग्स हैं वो इसको इम्प्रूव करते हैं, कार्डियक परफॉर्मेंस को। जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं वो आपके हार्ट को कम करते हैं। जो डायरेटिक्स हैं वो ओवरलोड को कम करते हैं। जो RAS मॉड्यूलेटर्स हैं या फिर बात करें वेसोडायलेटर्स की, वो आपके वॉल्यूम ओवरलोड को भी कम करेंगे RAS मॉड्यूलेटर, और जो वेसोडायलेटर्स हैं वो आपके प्रीलोड और अपलोड को कम करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, ठीक, तो ये आपके डुअल एक्शन आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा रहा है और हार्ट रेट को भी कम कर रहा है, इसलिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग होता है हमारे डिजिटालिस। बात करें अब और जैसे कि बात करें आपके सेकेंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है PDE इनहिबिटर, जो कि साइक्लिक MP पाथवे को कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपके फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम
इस साइक्लिक एमपी को इनएक्टिवेट करता है, तो उसके इनहिबिटर्स जो हैं इसके बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे। साइक्लिक एमपी पाथवे इंक्रीज होने से आपके हार्ट के अंदर में कैल्शियम ट्रोपोनिन पाथवे इंक्रीज होगा, उससे आपको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और आपके वेसल्स में मायोसिन लेड चेन काइनेज इनहिबिट होगा, उससे आपको वेसोरिलेक्शन इफेक्ट मिलेगा। इसलिए बोलते हैं इसको इनोडायलेटर। क्या बोलते हैं? इनोडायलेटर ड्रग। ठीक, बीटा 1 एगोनिस्ट की बात करें तो भी इनोट्रोपिक ड्रग हैं, बट इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग तो इफेक्ट होता है क्योंकि जिस प्रेशर से काम करता है बीटा 1 रिसेप्टर्स, तो कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर उसकी वजह से आपके हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, जो कि हमारे लिए अनवांटेड है, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। सेकंड, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर केस में हम लोग जब पेशेंट जो है कम्प्लीटली ठीक होने लगते हैं तब हम यूज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर वगैरह, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन तुरंत देंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, आपके जो कार्डियक वर्कलोड है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कम होगा, या फिर कार्डियक वर्कलोड ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगा, तो इसकी तो अच्छी बात है, बट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, उससे परफॉर्मेंस कम हो जाती है, इसलिए इसको मैनेजमेंट में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है डायोटिक्स। डायोटिक्स बेसिकली यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा, उससे आपके बॉडी के अंदर में जो इडिमा है वो कम होगा और आपका रिड्यूस वॉल्यूम ओवरलोड एंड रिड्यूस इडिमा देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है वेसोडायलेटर्स, तो उसकी वजह से आपको जो प्रीलोड है अपलोड है वो कम होगा। तो इसके कुछ बेसिक मोड ऑफ एक्शंस थे। अब बात करें इसके ड्रग ऑफ चॉइस की, तो फॉर रिलीफ ऑफ कंजेस्टिव एंड लो आउटपुट सिम्टम्स के लिए हम लोग एस इनहिबिटर, डायरेटिक्स, इनोट्रोपिक ड्रग्स और डिऑक्सिन वगैरह यूज करते हैं। ये आपके अल्टरनेटिव ड्रग्स हैं, एआरबी वेसोडायलेटर्स वगैरह। डिक्रीज द मोटालिटी के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म पे पोटेशियम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, स्पाइनोलेक्टॉन्स जो आपके एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स हैं, एंटागोनिस्ट हैं, और प्लस माइनस एस इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग स्टेज पे भी मैं बता रहा हूँ आपको, उसका भी मैं नोट्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो स्क्रीन में देख सकते हैं। तो उसमें भी जैसे कि स्टेज 1 है, तो आपके CHF को भी हम अलग अलग स्टेज मार सकते हैं। इसके हाइपरटेंशन था ना, स्टेज 1, 2, 3, उसी प्रकार इसके लिए भी स्टेज 1, 2, 3, 4 है। स्टेज 1 में स्टार्टिंग एट रिस्क है, शुरुआत के दौर पे जब आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, शुरुआत दौर पे आपको जब होता है, तो उस कंडीशन में अगर आप एस इनहिबिटर और ARB लेंगे तो आपका जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत कम हो जाती है। स्टेज 2, जब आपको इन डिसीज के अलावा आपको अगर प्रीवियसली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, एंजाइना है, हार्ट अटैक के केस आए हुए हैं, ठीक है, तब आपका केस ये रिस्क बढ़ जाता है। तो उस केस में हम लोग जो है एस इनहिबिटर ARB के साथ साथ जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो भी देते हैं। उसके अलावा जो डिफाइब्रिलेटर्स हैं, अगर आपको अरिथमिया हो चुका है तो डिफाइब्रिलेटर्स भी हम लोग यूज करते हैं। स्टेज 3 में जब आपको कंप्लीटली स्टेज 3 CHF के सिम्टम्स देखने को मिलेगा, है ना, आपके हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीथ जो है शॉर्ट हो जाएंगे, इडिमा होने लगेगा, आपका टॉलरेंस कम हो जाएगा आपके एक्सरसाइज का, आपके जो हार्ट के जो पेन होना शुरू होगा, तब उस केस में हम जो है डिस्टालिस स्टार्ट करते हैं। डिस्टालिस से ठीक होने के बाद फिर हम डायरेटिक्स, ARB, बीटा ब्लॉकर्स, हाइड्रोलाजिन वगैरह दे सकते हैं। और स्टेज 4 मतलब कम्प्लीटली हार्ट ब्लॉक कंडीशन में, हार्ट फेलियर कंडीशन में, हार्ट फेलियर कब बोलते हैं, जब आपका जो हार्ट रेट है वो 40 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए, तब उस कंडीशन को हम लोग हार्ट ब्लॉक या हार्ट फेलियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन स्टेज में हम लोग जो है हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है आपको, या क्रोनिक वे पे आपको ना आइनोट्रोपिक ड्रग्स कंटिन्यूली आपके देना पड़ते हैं, और आपके मैकेनिकल सपोर्ट्स भी लगता है, वेंटिलेटर में भी रखना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो डिजिटालिस हैं, डिजिटालिस एक तरीके से ऑर्फेन डिसीज हैं, सॉरी ऑर्फेन ड्रग्स हैं, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन में यूज होने वाले ड्रग हैं डिजिटालिस, इसलिए बोलते हैं इसको ऑर्फेन ड्रग। So these are the basics about the CHF and anti-CHF drugs, their classifications, their mode of action, their important points. I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।